फ्रेंड्स, क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 एयर में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है, मतलब उसके आसपास हवा है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर सर्वाइवल। और जितने भी इस संसार में लिविंग बींग्स हैं उन सबको एयर की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल मतलब होता है जीवित रहने के लिए। तो हम कौन सी एयर लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी एयर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, it is released in atmosphere create a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth। अब क्या होता है, दिन में तो अर्थ को सन से लाइट और हीट मिलती है, लेकिन रात में जो है सन से लाइट और हीट नहीं मिलती। तो लाइट और हीट को ट्रैप करके रखने के लिए, मतलब इस धरती पे बनाए रखने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक बढ़ जाए, ये एटमॉस्फेयर में केवल 0.03% होती है, परंतु यदि ये बहुत बढ़ जाए तो उससे क्या होगा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा और इसे फिर हम ग्लोबल वार्मिंग कहने लगेंगे। पेपरों में अक्सर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर्स में इसके लिए आता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीज्ड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग से ये होगा कि जो हमारे अर्थ में जहाँ जहाँ स्नो है, जहाँ जहाँ कोल्डेस्ट पार्ट है, वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे और उससे जो होगा जितने भी ओशंस हैं उनका वाटर लेवल बढ़ने लगेगा। तो यही है, दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। एज अ रिजल्ट द सी लेवल rises causing flood in the coastal area। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन क्लाइमेट। और ये भी कहा गया है कि क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत ख़तरनाक चेंज आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के लगभग है, उसी प्रकार ऑक्सीजन 21% ये लिखा है, देखिए आप कंपोजिशन। आर्गन जो है वो 0.93% और नाइट्रोजन जो है वो 78% एटमॉस्फेयर में है। तो इन सभी गैसेस का अपना अपना महत्व है। जैसे नाइट्रोजन अभी आपने देखा 78% है। नाइट्रोजन क्या काम आती है? ऑक्सीजन तो हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आती है। नाइट्रोजन क्या काम आती है? तो अब बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी। हम जब सांस लेते हैं तो थोड़ी बहुत नाइट्रोजन हमारी बॉडी में भी जाती है। पौधों के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है और पौधे उससे जो है प्रोटीन बनाते हैं और फिर वो प्रोटीन हम खाते हैं, जो एमिनो एसिड अर्थात नाइट्रोजन से बने होते हैं। एमिनो एसिड्स नाइट्रोजन से बनते हैं। तो इस प्रकार हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन और एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो उसी से बनते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अपना अपना महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, लेकिन इसका अपना महत्व है। सारे जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस करते समय आप जानते हैं इस गैस को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन उस समय में रिलीज़ करते हैं। और दूसरा काम कार्बन डाइऑक्साइड का है कि वो हमारी अर्थ को रात में गर्म करके रखती है। तो इस प्रकार हमने देखा ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।
हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है स्टडी के लिए। These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप, सबसे नीचे जो है 13 किलोमीटर तक की ट्रोपोस्फियर होती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। और इसकी एवरेज हाइट, मतलब एग्जैक्ट 13 नहीं कह सकते, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो यहाँ एग्जिस्ट होती है। फिर उसके ऊपर होता है ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर हमने पढ़ लिया। तो जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो यहाँ पर होती है ट्रोपोस्फियर में। और जितनी भी वेदर फिनोमेना होती है, जैसे रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ये सभी इसी ट्रोपोस्फियर में ही होती है। तो ट्रोपोस्फियर में ही हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो होती है। और ट्रोपोस्फियर में ही सारी जो वेदर की कंडीशनिंग होती है वो यही होती है। दूसरी जो है वो स्ट्रेटोस्फियर है, जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज स्ट्रेटोस्फियर। ये जब लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। दिस लेयर इज़ आलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। और इस लेयर में क्लाउड नहीं होते। तो जो एरोप्लेन होते हैं वो जनरली यहाँ पर उड़ते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि इतने घने बादल हैं तो एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं। तो जो बादल वाली लेयर है वो हमने पहले ही पढ़ लिया। बादल वाली लेयर का क्या नाम है? ट्रोपोस्फियर। और उससे ऊपर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। दूसरी इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। और ये ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन की, उससे हमारी रक्षा करती है। नहीं तो हमें बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो सकती हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटोस्फियर का भी अपना महत्व है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं, तो एरोप्लेन किस लेयर में उड़ते हैं, तो एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। और ओजोन गैस कहाँ पर किस लेयर पे है, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में है। तो जैसा हमने देखा कि ये 5 लेयर हैं, अभी हम 2 लेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरी लेयर देखेंगे, मीजोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो होती है मीजोस्फियर होती है। 80 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड रहती है। इसमें मिट्योराइट्स बर्न होते हैं। मिट्योराइट्स मतलब होता है शूटिंग स्टार। आपने देखा होगा रात में तारे टूटते जैसे दिखते हैं, तो वो एक्चुअली तारे नहीं टूटते, वो कोई पत्थर या कोई ऐसे पिंड होता है जो अर्थ की तरफ आता है और इसी लेयर में आकर के वो बर्न हो जाता है। इसे कहते हैं मीजोस्फियर। फिर आती है उसके ऊपर थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उसी में आयनोस्फियर होता है, जो एक पार्ट होता है 80 से 400 किलोमीटर तक। ये जो है आयनोस्फियर जो होता है वो रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है। इसलिए जो रेडियो वेव्स होती हैं वो सभी जो होती हैं आयनोस्फियर में ही मूव करती हैं और वहीं से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आती हैं। मतलब जैसे मोबाइल में हम बात करते हैं या जो, तो इस तरह से जो वेव्स बनती हैं, रेडियो की है, मोबाइल की हैं, वो सभी जो है वो यहाँ से वापस होकर आती हैं आयनोस्फियर से। अगला आ रहा है एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर जो होता है वो अपर मोस्ट लेयर जहाँ अर्थ जो होती है उसको एग्जोस्फियर कहा जाता है। द लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पर बहुत थिन एयर होती है। लाइट गैसेस, हीलियम और हाइड्रोजन जो होती है यहाँ पर होती हैं। तो ये जो है एग्जोस्फियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, एक बार आप रिवाइज कर लें। ट्रोपोस्फियर होती है, वेदर फिनोमेना यही होता है। स्ट्रेटोस्फियर होती है जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं और ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। मीजोस्फियर होती है, मेटेराइट्स यहाँ बर्न होते हैं। थर्मोस्फियर होती है जहाँ पर आयनोस्फियर भी इसका एक पार्ट है, जहाँ से रेडियो वेव्स जो है ट्रांसमिट होते हैं। और एक्सोस्फियर होती है जहाँ पर बहुत थिन लेयर ऑफ अर्थ एयर होती है और लाइट गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर फ्लोट करती हैं। तो इस तरह से हमने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट। देखिए, वेदर का मतलब होता है आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर।
कि अभी थोड़ी देर में मान लीजिए बादल आ जाएंगे तो बारिश होने लगेगी, तो आप कहेंगे वेदर चेंज हो गया। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि वेदर जो है वो आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन टेरिबल। और ह्यूमिड वेदर से, जैसे बारिश के जस्ट बाद ह्यूमिड वेदर हो जाता है, तो वो किसी व्यक्ति को इरिटेबल बनाता है, हमें अच्छा नहीं लगता। जबकि प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। और जब हम देखते हैं कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो हम आउटिंग का प्लान बनाते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली डे बाय डे, हाउएवर एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पर यदि एक ही वेदर की कंडीशन लंबे समय तक होती तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट और वेदर में ये डिफरेंस है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। Temperature you feel every day is the temperature of atmosphere. Degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. अब टेम्परेचर जो होता है, आप देखते हैं कि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और समर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और विंटर में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है टेम्परेचर का वो होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन का वही मतलब होता है कि जो सोलर की एनर्जी, सन से जो हमको एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कि वो कैसे जो है, जैसे इसमें लिखा है कि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। कि पोल में क्या होता है, क्योंकि सन की रेस सीधी पड़ती हैं, तो सॉरी पोल में नहीं, इक्वेटर में सन की रेस सीधी पड़ती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जबकि पोल में जो सन की रेज होती हैं वो स्लांटिंग पड़ती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल देता है कहीं कभी वेदर के लिए और क्लाइमेट के लिए। अगला है वेदर को मेज़र करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि रेन गॉज होता है, जिससे एक रेन को मापने का यंत्र होता है। जैसे आपने सुना होगा कि आज भोपाल में इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, तो वो कैसे नापते हैं, तो उसके लिए एक यंत्र होता है। और एक थर्मोमीटर होता है, जो तो आप जानते ही हैं। एक जो होता है वो वेदर कॉक होता है, और एक बैरोमीटर होता है, आपकी बुक में उसके पिक्चर दिए हुए हैं। तो बैरोमीटर से जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। इसके बाद आता है, अब जैसे अभी मैं अपन ने कहा कि बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है, तो ये क्या होता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ के सरफेस पर क्या होता है, एयर के वेट के कारण जो प्रेशर बनता है उसे एयर प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे हम क्या होगा, एटमॉस्फेयर मतलब यदि हम मान लीजिए किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, और यदि हम जो है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे जा रहे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फीयर, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये एयर प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है। एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पर, और हाइट पर जाकर के ये कम होने लगता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। यदि लो प्रेशर है, जैसे बैरोमीटर में पता चल रहा है कि लो प्रेशर है, तो उससे पता चल जाएगा कि क्लाउडी स्काई रहेगा, वेट वेदर रहेगा। इसलिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि वेदर के बारे में कई बार प्रिडिक्शन आती है कि आज मौसम यहाँ ऐसा ऐसा रहेगा। वो कैसे पता चलता है, तो वो इन्हीं वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के कारण पता चलता है। जबकि हाई प्रेशर से क्या होता है, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। फिर मून पे यदि हम देखें तो वहाँ पर एयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई एयर प्रेशर नहीं है। तो वहाँ जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनको स्पेस सूट पहनना पड़ता है जिसमें एयर भरी रहती है, ताकि उनके बॉडी पे जो एयर प्रेशर अर्थ पे बना है वो वहाँ पर बना रहे। ठीक है, अगली चीज़ आ रही है विंड। विंड द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से कई बार हवा चलती है, तो उसे विंड कहा जाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स। हम विंड को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो पत्तियों को उड़ाती है, वो पेड़ों को हिला देती है,
तो इस तरह से हमें पता चलता है कि विंड चल रही है। अब विंड भी जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। उनमें पहली है परमानेंट विंड। द ट्रेड विंड, वेस्ट लाइन्स, वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड। अब ये क्या होती है, कुछ ऐसी विंड के नाम दे दिए गए हैं जिनको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको उनका नाम पता होना चाहिए कि ये कुछ विंड हैं जिनको नाम दे दिए गए हैं, जैसे ट्रेड विंड, वेस्टरलाइज विंड, ईस्टरलाइज विंड। तो ये ईस्ट की तरफ से जो परमानेंट विंड चलती हैं इनको परमानेंट नाम दे दिया गया है। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती हैं। सेकंड आती है सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। जैसे मानसून की जो विंड आती हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा, सुनते होंगे आप कि केरल से मानसून आ रहा है। तो मानसून कोई आदमी नहीं है जो वहाँ से चला आ रहा है। मानसून जो है वो स्पेशल विंड है जो बहुत सारा पानी, बहुत सारा जो है वाटर वेपर्स को अपने अंदर लेकर के चलती हैं और वो फिर जगह जगह बारिश करवाती हैं। फिर है कुछ लोकल विंड होती हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, जैसे आपने समर में देखा होगा कि लू चलती है। तो लू जो है वो लोकल विंड का नाम है कि कुछ जगहों पर बहुत गर्मी हो जाती है तो वहाँ पर लू चलती है। ठीक है। और इसी प्रकार से लैंड और सी ब्रीज करके दो विंड होती हैं कि जो क्या होता है, ठंडक पहुँचाती हैं। तो ये इनके स्पेशल नाम हैं और ये लैंड और सी ब्रीज जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में चलती हैं। फिर उसके बाद ये आपके उसमें पिक्चर दिया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं ट्रेड विंड के बारे में, परमानेंट विंड ईस्ट साइड, क्योंकि अर्थ जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो अब मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये कुछ विंड अर्थ में पाई जाती हैं। अगली चीज़ आ रही है साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में अभी आपने सुना ही होगा, निसर्ग आया था, अभी अम्फान तूफान आया था। तो ऐसे ही साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से आते हैं। जैसे उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट। अब उड़ीसा क्या है, सी कोस्ट के पास है। ठीक है। और वो प्रोन है साइक्लोन का, जो बे ऑफ बंगाल से निकलते हैं। ऑन अभी 17 एंड 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अनदर सुपर साइक्लोन ऑकर्ड ऑन 29। तो ये तो बहुत पुरानी जो है वो चीज़ें हैं। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट में निसर्ग करके आया था, अम्फान करके आया था। तो ये सारे साइक्लोन जो होते हैं ये बहुत तेज़ी से आते हैं और इनके कारण बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। और ये जो होते हैं 3 फैक्टर के कारण डैमेजेस होते हैं। जैसे 1999 में जो आया था उसमें भी इन्हीं के कारण से हुआ था बहुत सारा डैमेज। विंड वेलोसिटी, रेन और टाइडल सर्ज। विंड की क्या वेलोसिटी है, मतलब कितनी तेज़ हवा चल रही है, और रेन बहुत ज़्यादा होती है उस समय में। और उसी के कारण, हवा के कारण क्या होता है, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं जिनको टाइडल सर्ज कहा जाता है। तो इस प्रकार से जैसे दिया हुआ है कि द साइक्लोनिक विंड कॉजेज टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर inland and brought massive destruction to coastal areas. The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damages to standing paddy crops. कि जो भी वहाँ पर फसलें लगी थी या जो भी स्थान थे वो सब क्या हुआ, पानी से भरने लगते हैं टाइडल वेव्स की वजह से। तो आपने देखा, इस साल हमने देखा निसर्ग आया था महाराष्ट्र में और अम्फान तूफान आया था। तो ये सब जो है, अम्फान जो वेस्ट बंगाल में आया था वो साइक्लोनिक तूफान था। अब हम आते हैं मॉइस्चर के बारे में कि जब वाटर एवेपोरेट होता है लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडी से, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है और इसके कारण क्या होता है कि फिर जब ये वापस आता है तो क्लाउड्स के रूप में, मतलब ये फॉर्मेशन होता है और फिर क्या होता है, रेन होने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ साइक्लोनिक रेन होती है, कई बार साइक्लोन की वजह से बहुत वाटर वेपर इकट्ठी हो जाती है, कई बार रिलीफ के कारण जो एक रेन होती है, ओरोग्राफी की, पहाड़ों के पास बहुत अधिक रेन होती है क्योंकि बादल जो होते हैं वो पहाड़ से आगे नहीं जा पाते। बादल, पहाड़ की वजह से क्या होता है,
माउंटेन की वजह से उनको वहीं बारिश करानी पड़ती, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। और कई बार क्या होता है, कन्वेक्शनल रेन होती है, आपने देखा होगा गर्मी में कि एकदम बहुत गर्मी होती है और फिर क्या होता है, शाम को बारिश हो जाती है। तो इस तरह की जो बारिश होती है उसको कन्वेक्शनल रेन कहा जाता है। तो ये था आपका चैप्टर, और मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको अलग से भेज दूंगा। हालांकि इसके क्वेश्चंस बहुत सरल हैं, आप खुद भी जो बुक है उसे टिक करके ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं भेज दूंगा आपको क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास।